मेरा नाम है मृदुला और आज हम बात करेंगे दो एंजाइम के बारे में। एक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा है डीएनए लाइगेज। तो सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल एंजाइम होता है जो डीएनए को दो फ्रैगमेंट्स में कट करता है। तो ये आपको स्ट्रैंड को एक स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसी पॉइंट को रिकॉग्नाइज करता है, और उस पॉइंट जहाँ पे ये कट कर रहा है उसको हम रिकॉग्निशन या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। यानी कि ये डीएनए स्ट्रैंड है तो यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट पे ये रिकॉग्नाइज करेगा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को और फिर उसको दो फ्रैगमेंट्स में इस तरह से कट कर देगा। ठीक है, तो ये जो रिकॉग्निशन होता है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स का और फिर डीएनए को कट करने पे, तो ये दो तरीके से करता है। फर्स्ट जो मेथड है जिसमें कि जैसा कि हमें पता है डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हेलिकल होता है जिसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 5' to 3' जाता है और दूसरा 3' to 5' यानी कि ऑपोजिट। और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे एडेनिन, ग्वानिन, टायरोसिन, साइटोसिन, वो एक दूसरे के साथ पेयर फॉर्म करते हैं, ग्वानिन साइटोसिन के साथ और एडेनिन टायरोसिन के साथ। तो इस तरह से इनकी पेयरिंग होती है जिस तरह से ये लैडर की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन दोनों स्ट्रैंड में दो पॉइंट पे कट करता है। जैसे मैंने यहाँ दोनों स्ट्रैंड को उनके बेस पेयर के साथ लिखा है। तो फर्स्ट स्ट्रैंड को ये इसने यहाँ पे कट किया और सेकंड को उसने यहाँ पे कट किया। तो इस तरह से जो कटिंग होती है उसको स्टैगर्ड कट बोलते हैं, और इसकी वजह से दो प्रोट्रूडिंग एंड मिलते हैं। यानी कि कट होने के बाद ये जो दो एंड्स मिलेंगे उनको प्रोट्रूडिंग एंड्स बोलते हैं। यानी कि एक स्ट्रैंड का जो डबल बॉन्ड हेलिक्स है वो फ्यू बेसिस बियॉन्ड दूसरे स्ट्रैंड के होता है। यानी कि देखिए ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, उसके अलावा यहाँ पे जो है जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो और आगे तक गए हैं, यानी टायरोसिन, टायरोसिन, एडेनिन, एडेनिन। उसी तरह यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये ग्वानिन पे एंड हो गया है इस पेयर के साथ, लेकिन इसकी जो ये एंड है वो और आगे तक जा रही है। ठीक है, तो इसे प्रोट्रूडिंग एंड बोलते हैं। तो इस तरह के एंड्स को जो है वो कोहेसिव या फिर स्टिकी एंड्स भी कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो इस तरह से कट करते हैं उनके एग्जांपल्स हैं इकोरी और बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं जो दोनों स्ट्रैंड को एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। यानी यहाँ देखिए साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन। तो यहाँ से भी 3 पीछे और यहाँ से भी 3 पीछे, एक दोनों को एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं। ठीक है, यानी रिकॉग्नाइज करके। तो इसकी वजह से ये जो टाइप होता है क्लीवेज का उसमें डीएनए फ्रैगमेंट्स के ब्लंट एंड्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। इस तरह के एंजाइम के एग्जांपल हो गए PVU2, HAE3, UL, जिससे कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। इससे पहले वाले कट में जहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे कर रहे हैं वहाँ पे आपको स्टिकी या कोहेसिव एंड्स मिलते हैं, लेकिन अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो आपको ब्लंट एंड्स मिलते हैं। तो ये हो गया कि किस तरह से वो कटिंग करते हैं। अब हम देखेंगे कि कितने तरह के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। तो इन जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं उनको या तो उनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है, या तो फिर एंजाइम को फैक्टर जो उनको ज़रूरत टारगेट सीक्वेंस के नेम के बेसिस पे, या तो फिर जो पोजीशन होता है डीएनए क्लीवेज साइट का एज टारगेट सीक्वेंस के रिलेटिव उसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको 3 टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। सबसे पहले टाइप 1 के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक कम्प्लेक्स मल्टी सब यूनिट एंजाइम, यानी कि इसमें बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं जिसमें कि रिस्ट्रिक्शन और मिथाइलेज एक्टिविटी दोनों ही परफॉर्म करता है ये। यानी कि ये जो एंजाइम है डीएनए में रिस्ट्रिक्शन का काम भी करेगा और साथ ही मिथाइलेज एक्टिविटी भी प्रोड्यूस करेगा। इसमें बेसिकली 3 सब यूनिट्स होते हैं। पहला हो गया HSDR जो कि रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के अंदर जाता है, यानी कटिंग के थ्रू जाता है। HSDM जो कि मिथाइलेशन के मिथाइलेशन कॉज होती है जहाँ पे। HSDS जहाँ पे रिकॉग्निशन के साथ साथ मिथाइलेशन साइट भी प्रेजेंट होती है। ये जो है डीएनए को उस साइट पे क्लीव करता है, मतलब किसी भी रैंडम जगह पे क्लीव करेगा, लेकिन जो वो रिकॉग्निशन साइट होगा वो रिकॉग्निशन साइट से 1000 बेस पेयर अवे होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये डीएनए स्ट्रैंड है तो यहाँ पे अगर कटिंग हो रही है, मतलब ये मेन रिकॉग्निशन साइट है। ठीक है, तो यहाँ से 100 बेस पेयर पे ये टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो
कटिंग करता है या फिर मिथाइलेशन करता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 जीन जो है वो ज़्यादा कॉमन होते हैं प्रोकैरियोटिक जीनोम में, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसमें ये एंजाइम जो है वो वहाँ पे सेपरेशन यानी कटिंग। टाइप 1 के एग्जाम्पल हो गए आपको इको A1, इको बी, ईकॉक 1। ठीक है, ये बहुत सारे कोफैक्टर्स के साथ काम करता है, जैसे कि एस एडिनोसिल मेथियोनिन, हाइड्रोलाइज्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP और मैग्नीशियम। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जो है काफ़ी स्टेबल होता है और क्लीवेज जो है मैक्सिमम केसेस में रिकॉग्निशन साइट के अंदर या फिर बाहर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसकी जो कटिंग होती है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है। ये होमोडाइमर होता है और इसमें जो है वो रिस्ट्रिक्शन और मिथाइलेज एक्टिविटी के ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, इसकी रिकॉग्निशन साइट जो है वो पैलेंड्रोमिक होती है और 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स लेंथ में होती है। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंगल कोफैक्टर के साथ काम करता है जो कि है मैग्नीशियम। इसके एग्जांपल में आ गया हिन F1, इकोरी, PVUL, U2, हे 3 एक्सेट्रा। ठीक है, ये 2 तरह के कट्स प्रोड्यूस करता है डिपेंडिंग की जो DNA स्ट्रैंड्स हैं उसको ये सेंटर में कट कर रहा है या सेंटर से दूर कर रहा है। तो जब वो सेंटर से बाहर करता है तो ये ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक ही पॉइंट पे कटिंग कर रहा है, जिससे कि कोई न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग्स नहीं होते हैं, और या तो फिर ये स्टिकी या कोहेसिव एंड प्रोड्यूस करता है अलग अलग पॉइंट्स पे कट करके। इसके भी सब जो यूनिट्स है वो है टाइप 2B रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप 2E रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप 2M रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और टाइप 2T रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्योंकि ये डिस्क्रीट फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस करता है डाइजेशन पे, तो स्पेशली ये रिकॉग्निशन साइट के अंदर या फिर उसके पास ही जो है वो कटिंग करता है, और लेबोरेटरीज में इसलिए ये यूज़ किया जाता है DNA एनालिसिस और क्लोनिंग के लिए। अब है टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये जो है टाइप 1 और टाइप 2 के बीच का इंटरमीडिएट होता है और ये रिकग्निशन साइट्स के पास ही जो है वो डाइजेशन कॉज करता है। ये DNA टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो रिकॉग्निशन साइट्स के 20 to 30 बेस पेयर्स अवे कट करता है। यानी अगर ये आपका DNA स्ट्रैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे बेस पेयर्स आपके हैं, तो ये क्या करेगा, अगर सपोज करिए ये रिकॉग्निशन साइट है तो यहाँ से 20 to 30 बेस पेयर्स अवे यहाँ पे ये कटिंग कॉज करता है, यानी कि DNA को अलग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करता है। ये हेट्रोडाइमर होता है जिसमें 2 डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन और मिथाइलेशन एक ही साइड पे एक के बाद एक होता है, यानी कि यहाँ पे मिथाइल पहले तो जो है रिस्ट्रिक्शन साइट यानी कि कटिंग होगी और उसके बाद फिर यहाँ पे मिथाइलेशन होगा, तो यानी सेम सब यूनिट्स में दोनों एक्टिविटी एक के बाद एक परफॉर्म होती है। ये रेयरली आपको कंप्लीट डाइजेशन देता है, यानी कि प्रॉपर कटिंग यहाँ पे नहीं करता है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इको P1, इको P15, हिंड 3, ये सब इसके टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। अगर हम तीनों के बीच में कंपेयर करके इस चीज़ को समझते हैं तो इसमें क्या टाइप 1 क्या होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है जिसमें रिस्ट्रिक्शन जो है और साथ ही जो मॉडिफिकेशन एंजाइम है वो DNA को रिकॉग्निशन साइट से 1000 बेस पेयर्स दूर कट करते हैं। ठीक है, और लेकिन टाइप 2 में जो क्या है एंजाइम जो कि DNA को एक डिफाइंड पोजीशन जो कि रिकॉग्निशन साइट के बिल्कुल पास होता है या उसके अंदर होता है वहाँ पे क्लीव करता है, लेकिन टाइप 3 जो है वो इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है और ये तो रिकॉग्निशन साइट्स के 20 to 30 बेस पे बाहर क्लीविंग करता है, लेकिन ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं देता है। इसमें जो है वो 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ये होमोडाइमर होता है और ये हेट्रोडाइमर होता है। टाइप 1 जो है वो बाई फंक्शनल एंजाइम है जिसमें कि रिस्ट्रिक्शन और मिथाइलेज एक्टिविटी दोनों मतलब कि वो परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट रिस्ट्रिक्शन और मिथाइलेज एक्टिविटी के साइट्स होते हैं और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन और मिथाइलेशन एक के बाद एक साइमल्टेनियसली होता है। टाइप 1 जो है वो बाईपेराटाइट और एसिमेट्रिक रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होता है टाइप 1 में, लेकिन इसमें 4 to 6 बेस पेयर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और टाइप 3 में 5 to 7 बेस पेयर एसिमेट्रिक रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होता है।
टाइप 1 में क्लीवेज साइट जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है और 1000 बेस पेयर रिकॉग्निशन साइट से अवे होती है। लेकिन टाइप 2 में क्लोज या फिर सेम रिकॉग्निशन साइट्स होती है क्लीवेज साइट। लेकिन टाइप 3 में 24 to 26 डाउन स्ट्रीम होती है रिकॉग्निशन साइट के। ठीक है, यहाँ टाइप 1 जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो उसको कोफैक्टर एटीपी, मैग्नीशियम और एस एडिनोसिल मेथियोनिन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 2 को सिर्फ मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, लेकिन टाइप 3 जो है उसको एटीपी और मैग्नीशियम दोनों की ज़रूरत होती है। टाइप 1 में क्लीवेज के बाद डीएनए ट्रांसलोकेशन होता है, लेकिन टाइप 2 में कोई ट्रांसलोकेशन नहीं होता और टाइप 3 में भी किसी तरह का कोई ट्रांसलोकेशन नहीं होता। इसकी टाइप 1 के एग्जाम्पल हो गए इको A1, इको बी, इको K1 और सी फ्रै A1। जबकि टाइप 2 का एग्जाम्पल हो गया इकोर 1, बैम H1 एंड हिंद 3। टाइप 3 का एग्जाम्पल हो गया इको P1, हिंद F3 और इको P15-1। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये यूज होता है जीन क्लोनिंग और प्रोटीन एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट्स में। इसके अलावा ये बायो टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है स्मॉलर स्ट्रैंड्स जो डीएनए के होते हैं उनको कट करने के लिए, ताकि जो फ्रैगमेंट लेंथ के बीच में डिफरेंस है एक ही इंडिविजुअल के बीच में उसको स्टडी किया जा सके। ठीक है, और इसके लिए रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ये डिफरेंट तरीके प्रोवाइड करते हैं जिससे कि डीएनए को मैनिपुलेट किया जा सके, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस किया जाए, जिसके बहुत ही काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा ये अलाउ करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ह्यूमन इंसुलिन का डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, इस ई कोली यूज़ करके। उसके साथ ही हेपेटाइटिस बी और HIV वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका डीएनए लाइगेज। तो ये डीएनए लाइगेज जो है वो एंजाइम है जो कि दो डीएनए स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, यानी कि उन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म करके ये उनको ज्वाइन कर देता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है 5' एंड और 3' एंड में, यानी कि ये डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, तो ये 5' to 3' है और ये 3' to 5' है। तो इसको अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया जाए तो फिर ये इनके बीच में, यानी कि इस 5' एंड और 3' एंड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ये दोनों जो है एक साथ जुड़ जाते हैं और इसमें ये एनर्जी मॉलिक्यूल ATP या NAD यूज करता है। ठीक है, इसको एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है 3' एंड पे एक डीएनए चेन में, और दूसरे तरफ से इसको फॉस्फेट ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है 5' एंड्स में, जो कि दूसरे स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है और ये ATP या NAD एज अ एनर्जी यूज़ करता है। तो फर्स्ट डीएनए लाइगेज एंजाइम को सबसे पहले प्यूरिफाई किया गया था और कैरेक्टराइज किया गया था विस और रिचार्डसन के थ्रू 1967 में। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए लाइगेज। तो इसको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूकैरियोटिक डीएनए लाइगेज और प्रोकैरियोटिक डीएनए लाइगेज। सबसे पहले यूकैरियोटिक देखते हैं। तो यूकैरियोटिक डीएनए लाइगेज जो है वो ATP को कोफैक्टर के रूप में यूज़ करता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए लाइगेज, यूकैरियोटिक डीएनए लाइगेज जो है वो है, उसमें आते हैं पहला डीएनए लाइगेज 1। ये जो है वो जो लैगिंग स्ट्रैंड्स होते हैं, स्पेशली जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बीच में जो गैप होता है उनको डीएनए लाइगेज 2 जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है ट्रू लाइगेज के रूप में, क्योंकि इसका खुद का कोई जीन नहीं होता है और ये सिंथेसाइज होता है डीएनए लाइगेज 3 के थ्रू। ठीक है, और ये मेजरली इन्वॉल्व होता है डीएनए रिपेयर पैथवे में। ठीक, डीएनए लाइगेज 3 जो है ये डीएनए को रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, खास करके जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर करना हो। ठीक है, ये अकेला एक ऐसा लाइगेज एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी प्रेजेंट होता है। डीएनए लाइगेज 4 जो है सबसे स्पेशल है क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ज्वाइन करता है और ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर में पैथवे में, खास करके जब नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग करनी हो उस केस। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक डीएनए लाइगेज जो सेकेंड टाइप है। इसके अंदर आता है ई कोली डीएनए लाइगेज। ये जो है NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को कोफैक्टर के रूप में यूज़ करता है, यानी कि एनर्जी सोर्स के रूप में, जिससे कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म कर सके। ये सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन डीएनए आरएनए को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये स्टिकी एंड्स को ही सिर्फ ज्वाइन करता है और इसका जो कोड है वो है लिग, जो कि इकोली में प्रेजेंट होता है लिग जीन के फॉर्म में। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका T4 डीएनए लाइगेज। तो 1803 में आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके कोवर्कर ने डिस्कवर किया जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर T4 डीएनए लाइगेज का, जबकि फर्स्ट T4 डीएनए लाइगेज जो है वो क्लोन हुआ था विल्सन और मुरे के थ्रू 1979 में। T4 डीएनए लाइगेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बैक्टीरियोफेज T4 से, और ये मोस्ट कॉमनली यूज डीएनए लाइगेज है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ज्वाइन कर सकता है और साथ ही डीएनए डीएनए आरएनए आरएनए डीएनए आरएनए को भी ये ज्वाइन कर सकता है। उसके अलावा ये कैपेबल होता है स्टिकी एंड साथ ही ब्लंट एंड दोनों को ज्वाइन करने के लिए। ये एटीपी को एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल यूज़ करता है ताकि वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस को परफॉर्म कर सके। डीएनए लाइगेज का अब एप्लीकेशन क्या है, तो ये कोहेसिव ब्लंट एंड के साथ साथ स्टिकी एंड्स को भी ज्वाइन करता है। साथ ही ये सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को भी ज्वाइन करता है। ये डीएनए लाइगेज चेन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में यूज़ होता है। साथ ही ये डीएनए रेप्लिकेशन और साथ ही जो प्लाज्मिड्स के अंदर जीन इंसर्ट किया जाता है वहाँ पे भी जब ज्वाइनिंग की जाती है तो डीएनए लाइगेज जो है वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये था अबाउट आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और डीएनए लाइगेज एंजाइम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।